नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 13 जो है क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए। ये आपके पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 1 सत्ता में साझेदारी से संबंधित है। ये आपकी 4 अगस्त 2020 की वर्कशीट है। ऊपर अपना नाम लिखिए और अपने टीचर का नाम लिखिए। इस चैप्टर को करने से पहले जरा हम पहले पीछे वाले चैप्टर पे जाते हैं जो हमने किया था। कौन सा? संघवाद। लास्ट वीक की जो वर्कशीट थी जिस पे बेस्ड, उसमें आपने क्या जाना था कि जो संघीय व्यवस्था होती है वो ज़्यादातर लोकतांत्रिक देशों में होती है। और लोकतांत्रिक देश कौन से होते हैं? जहाँ पे शासक का चुनाव या सरकार का चुनाव जनता करती है अपना वोट देके। ठीक है। और वहाँ पे क्या होता है? संघीय व्यवस्था में 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकारें होती हैं। ठीक है। ऊपर केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नीचे स्थानीय प्रशासन। और वो क्या करते हैं? आपस में उस सत्ता को साझा करते हैं, है ना। यानी शक्तियों को आपस में साझा करते हैं, मिलकर उन शक्तियों का उपयोग करते हैं। और जिनका स्पष्ट वर्णन जो है संविधान में होता है कि किसके पास कौन सी शक्तियाँ हैं, कौन से अधिकार हैं, कर्तव्य हैं। ठीक है। तो अब ये जो चैप्टर है ये भी साझेदारी पे संबंधित है। साझेदारी वर्ड को और आप अच्छे से समझ सकते हो कि जो साझेदारी है वो क्या होती है? जब 2 लोग मिलकर साथ में कोई काम को करते हैं या चलाते हैं। ठीक है। जैसे किसी ने कोई व्यापार शुरू किया साझे में, 2 जने सोहन और मोहन हो गए, उन्होंने साझे में व्यापार शुरू किया। अब साझेदारी के मतलब उनमें दोनों जो है उन्होंने अपने आपस में अपने वो काम बांटे होंगे कि भाई तुम ये करना, मैं ये करूँगा, और मिलकर वो बिज़नेस को चलाते हैं। तो बिज़नेस तरक्की करेगा अगर दोनों को शक्तियाँ जो है स्पष्ट रूप से बंटवारा हो रखा है। ठीक है। और उनका काम क्या कहलाएगा? साझेदारी का, क्योंकि दोनों मिलकर चला रहे हैं, एक जना नहीं चला रहा, दोनों ही शक्तियों का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है। उससे संबंधित निर्णय ले रहे हैं और अपने व्यापार को चला रहे हैं। तो ये हो गई साझेदारी। अब सत्ता में साझेदारी। सत्ता क्या होती है? किसी देश के शासन को हम सत्ता बोलते हैं। और उसमें साझेदारी कैसे, इसको ज़रा हम पढ़ते हैं। इसमें सत्ता में साझेदारी का विचार स्वाभाविक रूप से लोकतंत्र से जुड़ा हुआ, ऑब्वियसली, क्योंकि जो तानाशाही होगी वो कभी भी अपनी जो सत्ता है वो किसी से साझा नहीं करेगी। एक राजा है, वो चाहेगा कि मेरे अधिकार और शक्तियाँ मैं किसी और को दे दूँ? नहीं। ये सिर्फ डेमोक्रेसी में होता है, क्योंकि वहाँ जो शासक होता है उसका चुनाव जनता करती है। ठीक है। तो ये हमारा लोकतंत्र का स्वाभाविक जो है विचार है। अब आते हैं अगली लाइन पे। संसार के बहुधा समाज विभिन्न जाति, रंग, भाषा आदि के आधार पर बटे हुए हैं। आप जानते हो किसी भी समाज, संसार में कहीं पे भी चले जाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि सारे एक ही भाषा बोलते हों, एक ही रंग के हों, एक ही जाति के हों, एक ही तरह की बातें मानते हों। ठीक है। हर समाज में आपको अलग जाति के, अलग रंग के, भाषा के आधार पर बटे हुए लोग जो है मिल जाएंगे। ठीक है। सामाजिक समूह। अब ये ज़रूरी है कि वो देश अच्छे से मिलजुल के रहे, तो उन सभी समूहों को सम्मान प्रदान करना ज़रूरी है कि सबका सम्मान हो। इसको ऐसे समझ सकते हैं, अगर आपके परिवार में 6 सदस्य हैं लेकिन उसमें कुछ सदस्यों के साथ तो बहुत अच्छा व्यवहार किया जाता है, और मान लो 4 सदस्य तो बहुत अच्छे से रहते हैं और 2 सदस्यों के साथ उनको हमेशा ताने दिए जाते हैं, उनको सारे अधिक फैमिली में किसी उसमें डिसीजन में शामिल नहीं किया जाता, उनको अलग रखा जाता है, तो क्या होगा? धीरे धीरे अगर आप उनको सम्मान नहीं प्रदान कर रहे तो उसका परिणाम तो अच्छा नहीं होगा। उनमें विद्रोह की भावना पनपेगी, अलगाव की भावना पनपेगी, आपको परिवार का हिस्सा नहीं समझेंगे, है ना। और जिससे परिवार का जो माहौल है वो ख़राब होगा, क्योंकि वो हिंसक भी हो सकता है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। तो ऐसी समाज में भी अगर सभी सामाजिक समूहों को सम्मान प्रदान नहीं किया गया तो उनमें विद्रोह की भावना जाग सकती है, जो हिंसक रूप ले सकती है और जो किसी भी समाज के लिए अच्छी नहीं होती। ठीक है। अब ऐसा ही कुछ यहाँ पे बेल्जियम के पास भी है। अब हम बेल्जियम के बारे में जानते हैं कि कैसे ये रोल मॉडल बन गया है पूरी दुनिया के लिए। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। छोटा पता है कितना? हरियाणा है ना हमारा, हरियाणा से इसकी जो आबादी है वो आधी है। इसकी 1 करोड़ से थोड़ी अधिक आबादी है और हरियाणा की 2 करोड़ से थोड़ा सा ज़्यादा। तो सोचो इसकी आबादी हरियाणा से भी कम है। लेकिन इस छोटे से देश के समाज में जो जातीय बुनावट है, यानी यहाँ जो जातियों के लोग रहते हैं ना, वो बहुत ही जटिल है। अब वो जटिल कैसे है वो आप इस चित्र की सहायता से समझ सकते हो। ठीक है। अब ये चित्र देखिए आप, यहाँ पर जो आपको येलो कलर का इलाका दिखाई जा रहा है, ये येलो वाला जो पोर्शन है ये बेल्जियम का मानचित्र है बेटा। ये येलो वाला जो पोर्शन है ये फ्लैमिश इलाका है। ठीक है। फ्लैमिश इलाका। और यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो डच भाषा बोलते हैं। कौन सी भाषा बोलते हैं? डच। और इनकी जो आबादी है वो है 59%, मतलब ये बहुमत में है।
और जो ये आप रेड वाला इलाका देख रहे हो ये है वेलोनिया, ठीक है। और यहाँ के लोग जो बोलते हैं वो बोलते हैं फ्रेंच। क्या बोलते हैं यहाँ पे? फ्रेंच। और इनकी आबादी है 40%। दिखने में ऐसा लग रहा है कि ये रेड वाला पोर्शन ज़्यादा है और येलो वाला कम, लेकिन आबादी जो है वो येलो वाले में ज़्यादा रहती है, ठीक है। 59% लोग वहाँ रहते हैं और ये यहाँ पर 40%। तो डच हो गए बहुमत में। अब यहाँ पे आपको ये छोटा सा ऑरेंज कलर का दिख रहा है ना बीच में, ये है इनकी राजधानी ब्रुसेल्स। अब ब्रुसेल्स का क्या है, इसमें 80% लोग तो क्या बोलते हैं? फ्रेंच, और 20% जो है डच बोलते हैं। यहाँ पे फ्रेंच जो है बहुमत में, पूरे देश के हिसाब से देखा जाए तो डच बहुमत में, लेकिन अगर राजधानी में देखा जाए तो डच जो है सिर्फ 20% है, तो वो अल्पमत में है और फ्रेंच जो है बहुमत में है। ये इनकी जातीय बनावट हो गई। और ये आपको दिख रहा है जो ये रेड पे ये नीली नीली लाइनें, ये 1% जो आबादी बच गई है ये जर्मन भाषी, ये जर्मन भाषा बोलती है, ठीक है। अब आप समझ गए उनकी जातीय बनावट कैसी है। थोड़ा और जो है इस वर्कशीट के माध्यम से जानते हैं। देखो इसमें क्या है, मैंने जो बताया था वही 40% आबादी वेलोनिया क्षेत्र में रहती है, फ्रेंच बोलती है। ब्रुसेल्स में 80% आबादी फ्रेंच भाषी है, 20% डच भाषी है। ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब एक और चीज़ है इसमें कि जो अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी है, फ्रेंच भाषी कितने 40%, लेकिन वो डच की तुलना में ज़्यादा समृद्ध हैं, मतलब उनके पास ज़्यादा पैसा है और ज़्यादा ताकतवर है, यानी पावरफुल, उनके पास पावर ज़्यादा है, ठीक है। तो बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोगों को इस स्थिति से नाराज़गी थी। अब उनको लगा जब उन तक थोड़ा विकास कार्य पहुँचे और शिक्षा पहुँची, तो उनको जो डच भाषी लोग हैं उनको समझ में आया कि उनकी स्थिति तो वो बहुमत में है, लेकिन उनकी स्थिति जो है इनसे ख़राब है, तो इससे वो नाराज़गी हो गई इनमें, है ना। अब नाराज़ होंगे कि भाई ये हमसे ज़्यादा अच्छे जी रहे, हम भी इस देश के, ये भी इस देश के, लेकिन ये लोग ज़्यादा पैसे वाले, ये लोग ज़्यादा ताकत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनमें क्या विद्रोह की भावना जाग गई। तो इससे क्या हो गया, उनमें तनाव होना शुरू हो गया। तो ये 1950 से 1960 यानी ये 10 वर्ष का जो समय था, 10 वर्ष के समय को दशक बोलते हैं, ठीक है। तो इस दशक में क्या हुआ, फ्रेंच बोलने वाले और डच बोलने वाले समूहों के बीच में तनाव बढ़ने लगा। अब जब तनाव बढ़ने लगा, कॉन्फ्लिक्ट होने लगे, तो उनको लगा भैया ये तनाव तो किसी के लिए फ़ायदेमंद नहीं है ना। अगर आपस में लड़ेंगे भी तो फाइनली क्या होगा, लोग उनके आपस में ही तो उनको नुकसान पहुंचेगा, चाहे इधर वालों को पहुंचे चाहे उधर वालों को, तो देश की स्थिति ख़राब हो जाएगी। तो उन्होंने बहुत सोचा समझा, ठीक है, और फिर उन्होंने इसका एक बहुत ही शानदार तरीका निकाला जिससे सब लोग मिलजुल कर रह सकें, ठीक है। हाँ, एक बात और जो मैं बता चुकी कि डच भाषी लोग देश में बहुमत में थे, परंतु राजधानी ब्रुसेल्स में अल्पमत में थे। भी मैंने आपको इस चित्र में दिखाया था, यहाँ पे भी दिखा रखा है आपको ये सर्कल के थ्रू कि 20% जो है डच बोलने वाले हैं और 80% फ्रेंच बोलने वाले हैं, ठीक है। अब इनका बनावट समझ में आ गई, राजधानी का अलग है, पूरे देश का अलग है। अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने क्या किया कि 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम ने अपने संविधान में 4 संशोधन सिर्फ इसीलिए किए ताकि देश में किसी को बेगानेपन का एहसास ना हो एवं सभी मिलजुल कर रहें। देखो कितनी समझदारी दिखाई, है ना। उन्होंने क्या करा, उनको लगा कि संविधान के जो नियम कानून हैं उससे सारे संतुष्ट नहीं हैं, उनसे, है ना, सबको उसका लाभ नहीं पहुंच रहा जैसे होना चाहिए था। तो उन्होंने सुधार किया, एक बार सुधार किया, उनको लगा अभी भी कमी, ऐसे करके उन्होंने 4 बार अपने संशोधन में संविधान में संशोधन किया, यानी सुधार किया। संशोधन का मतलब होता है सुधार। और तब तक किया जब तक उनको लगा कि हाँ, सब किसी को ऐसा नहीं लग रहा कि वो इस देश में बेगाना है, ठीक है। और सही में ऐसा संविधान बना कि उनमें से अब किसी को बेगानेपन का एहसास नहीं होता और वो मिलजुल कर रहते हैं। अब उन्होंने इसके लिए क्या क्या कदम उठाए, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद कर लेना। टकराव को रोकने के लिए उन्होंने उठाए गए कदम, सबसे पहला क्या किया उन्होंने कि केंद्र सरकार में डच व फ्रेंच भाषी मंत्रियों की समान संख्या, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वहाँ पे दोनों के, अगर एक के 20 हैं तो दूसरे के भी 20 ही होंगे, चाहे बहुमत में कोई भी हो। डच लोग ज़्यादा थे, फ्रेंच कम थे, लेकिन फिर भी मंत्रियों की संख्या बराबर रखी गई। उसके बाद क्या करा उन्होंने, केंद्र सरकार की अनेक शक्तियाँ देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को दे दी, ठीक है। क्षेत्रीय सरकारें जैसे हमारे राज्य सरकार होती है, यहाँ पे उनकी क्षेत्रों की सरकार हो गई, डच बोलने वाले हो गए, फ्रेंच बोलने वाले क्षेत्र हो गए अलग अलग, उनको दे दी कि
केंद्र उनमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। वो क्षेत्रीय इलाके वाली जो सरकारें हैं वो अपने इलाके के लिए जो भी विकास कार्य करना चाहते हैं, कोई भी कानून बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। केंद्र उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो इससे क्या होगा, वो लोग खुश रहेंगे, भाई हमें हमारे इलाके की सरकार है, हमने चुनी है और हमारे लिए ही है। ठीक है। अब अगला बिंदु है, ब्रुसेल्स में अलग सरकार है, इसमें दोनों समुदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया। अब ब्रुसेल्स जो है राजधानी में एक अलग से गवर्नमेंट बना दी कि भाई वो उन्हीं के लिए काम करती है जो राजधानी के लोग हैं। अब उसमें भी समान प्रतिनिधित्व, देखो समान कहने को वहाँ पे कौन ज़्यादा है, फ्रेंच ज़्यादा है, फ्रेंच वहाँ पे 80% है और डच कितने हैं 20%, लेकिन फिर भी उन्होंने इक्वल रखा ताकि कोई भी अगर कानून बनाना हो तो किसी दोनों की सहमति से ही बनेगा। कुछ भी बदलाव होना है तब भी दोनों की सहमति से होगा। ठीक है, तभी जाके जो दोनों की जनता है उसके भले के लिए काम हो सकेगा। कोई एक जना जो है वो अपना जो है अपनी नहीं चलाएगा, चलेगी तो दोनों की चलेगी और दोनों ही समुदायों के लिए बराबर काम होंगे। तो कितना अच्छा काम किया इन्होंने। अब चौथा बिंदु, सामुदायिक सरकार का निर्माण। इनका चुनाव संबंधित भाषा के लोगों द्वारा होता है। इस सरकार के पास सांस्कृतिक, शैक्षिक तथा भाषा संबंधी शक्तियाँ हैं। एक उन्होंने अलग से सामुदायिक सरकार का भी निर्माण किया है। अब इसका चुनाव क्या होता है, संबंधित भाषा, यानी डच भाषा वाले लोग हैं, इस डच भाषा वाले लोग अपनी सामुदायिक सरकार का चुनाव करते हैं। सामुदायिक ये सिर्फ भाषा से रिलेटेड है। हाँ, और जो क्या बोलते हैं से फ्रेंच भाषी वाले हैं जो वेलोनिया में रहते हैं वो अपनी भाषा से संबंधित सरकार बनाते हैं, सामुदायिक सरकार, जो उनकी भाषा के विकास, उनकी संस्कृति के विकास, ठीक है, उनकी शिक्षा के लिए कार्य करती है ना। मतलब उसका फोकस क्या सामुदायिक सरकार का, उस भाषा की शिक्षा को मतलब बढ़ावा देना है ना, उसमें जो भी भाषा संबंधी कानून बनाने अपने इलाके की, ठीक है, वो बना सके, सांस्कृतिक विकास के लिए कार्य कर सके। तो उन्होंने इस तरह से अपने उसका ये वाले जो बहुत इम्पोर्टेंट कदम उठाए। अब आते हैं प्रश्नों के उत्तर पर। ठीक है, प्रश्न नंबर 1, बेल्जियम की जातीय बुनावट पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। बेटा मैं हमेशा आपको बोल देती हूँ या मार्क करवा देती हूँ, लेकिन आप लोग फिर भी उसमें लिखने में कुछ गड़बड़ करते हो, तो इस बार मैंने कोशिश की है मैं तुम्हें खुद से लिखे हुए आंसर दूँ ताकि आपको पता चले कि आपको बोर्ड में आंसर कैसे लिखने हैं। ठीक है, तो पहला आंसर आपको लिखना है कि बेल्जियम की जातीय बुनावट बहुत जटिल है। यहाँ की 59% आबादी फ्लेमिश क्षेत्र में रहती है और डच भाषा बोलती है और लगभग 40% आबादी वेलोनिया क्षेत्र में रहती है और फ्रेंच भाषा बोलती है। राजधानी ब्रुसेल्स में 80% फ्रेंच भाषी हैं जबकि 20% डच भाषी हैं। ये आपका उत्तर कंप्लीट हो गया। अब आप उसके बाद इसको ये वेन डायग्राम के थ्रू भी इसको दिखा दो तो ये बहुत इंप्रेसिव होता है, आपको एग्जामिनर पूरे नंबर दे देगा इसको देखते ही, आंसर भी नहीं पड़ेगा ऊपर, क्योंकि उसको ये वाला इसके अंदर सारे पॉइंट्स जो हैं वो आ गए। और अगर आप इसको वैसे भी याद रखते हो तो उत्तर लिखने में आपको आसानी रहती है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर जो 2 है वो तो बहुत ही आसान है, क्योंकि उसमें आपको क्या लिखा गया कि टकराव से बचने के लिए बेल्जियम सरकार ने क्या क्या कदम उठाए। तो आप उत्तर में लिखना, टकराव को रोकने के लिए बेल्जियम सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नलिखित हैं, और ये चारों जो पॉइंट्स हैं आप उसके अंदर डाल दोगे। तो ये आपका उत्तर नंबर 2 हो गया। अब आते हैं प्रश्न नंबर 3, सत्ता में साझेदारी कैसे लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है। तो इसका उत्तर आप ऐसे लिखोगे, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है जिसके द्वारा समाज के विभिन्न समूहों और उनके विचारों को सम्मान दिया जाता है और सार्वजनिक नीतियां तय करने में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित किया जाता है। तो आप इसको ऐसे लिखोगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब आते हैं आपका लास्ट प्रश्न, ये थोड़ा लंबा है कि प्रश्न 4, बेल्जियम की सरकार ने टकराव को रोकने के लिए जो कदम उठाए क्या आप उनसे सहमत हैं। अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए। तो हमेशा उत्तर हो सके तो पॉइंट्स में लिखो, पॉइंट्स में। ठीक है, अगर 1 नंबर का है तो 1 पॉइंट जिसमें 2 लाइनें हो सकती हैं, 2 नंबर का है तो 2 पॉइंट, 5 नंबर है तो 5 पॉइंट। ठीक है, पॉइंट के हिसाब से आपको नंबर मिलते हैं। तो अब हम इसको पॉइंट्स में लिखेंगे। तो उत्तर 4 में हम पहला पॉइंट लिखेंगे कि सत्ता की साझेदारी विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव के अंदेशे को कम करती है। सामाजिक टकराव आगे बढ़कर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप लेते हैं, है ना।
अगर साझेदारी होगी तो उनके बीच में टकराव कम होगा, क्योंकि उनको पता है कि हम भी इसमें हिस्सेदार हैं और जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं वो उसमें हमारे प्रतिनिधि भी शामिल हैं। तो इससे क्या होगा, टकराव नहीं होगा, और टकराव नहीं होगा तो आगे बढ़कर जो हिंसा हो सकती है या अस्थिरता हो सकती है वो नहीं होगी। तो आपको ये पॉइंट हो गया पहला क्लियर। दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि बहुसंख्यक समाज जो मतलब जो बहुमत में की इच्छा बाकी सभी पर थोपना तात्कालिक तौर पे तो लाभकारी लग सकता है, पर आगे चलकर ये देश की अखंडता के लिए घातक हो सकता है। इसका एग्जाम्पल आप श्रीलंका में देखोगे, अगले इसमें पढ़ाएंगे कि श्रीलंका में एक जो बहुसंख्यक समुदाय है वो अपनी जो इच्छाएं वो दूसरे समुदाय पे थोप रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वहाँ पे विद्रोह और हिंसा जो है वो पनप रही है, जो कि उनकी तरक्की और विकास के लिए अच्छी नहीं है। तो यही है कि आगे चलकर, अगर अभी तो लगता है कि इनकी इच्छा थोपना जो है लाभकारी है, लेकिन आगे चलकर ये देश की अखंडता के लिए घातक हो सकता है। अब आते हैं, इसका तीसरा बिंदु लिख सकते हैं, वैध सरकार, वैलिड मतलब जिसको सारे माने, वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह व्यवस्था से जुड़े रहें, मतलब सबको भागीदारी करने का अवसर मिले, चाहे खुद से चाहे उनके प्रतिनिधियों के द्वारा। पॉइंट नंबर 4, इसीलिए उसी लोकतांत्रिक शासन को अच्छा माना जाता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों को राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदार बनाया जाए, जो कि यहाँ बेल्जियम में किया गया। तो अतः, ये लास्ट लाइन लिख दो, अतः बेल्जियम की सरकार ने टकराव को रोकने के लिए जो कदम उठाए मैं उनसे पूर्णतः सहमत हूँ। यह आपका उत्तर हो गया। अब आप इस वर्कशीट को पूरा कीजिए।